जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FWA यानी फ्यूचर बी एकेडमी पर। आज हम आपके यूपी पुलिस सन 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वैकेंसियां निकाली हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टार्ट किया हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा क्या? साहित्य हिंदी। यह बता दूं, साहित्य हिंदी की क्या एक स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि हिंदी का विकास और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंदी का विकास और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और हिंदी का विकास के साथ साथ वो और कौन कौन सी लैंग्वेजों को प्राथमिकता दी गई थी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस क्लास में से यानी हिंदी साहित्य में से अधिकतर अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। जैसे कि बता दूं, हिंदी साहित्य को जानने से पहले हमें एक चीज पता होगी, भारत में हिंदी को किस भाषा के रूप में जाना जाता है। भारत में हिंदी को किस भाषा के रूप में जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा, भारत में हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, यानी कि राजभाषा के रूप में जाना जाता है। राजभाषा के रूप में जाना जाता है। देखेंगे हिंदी को भारत में जाना जाता है, हिंदी को भारत में जाना जाता है। हिंदी को भारत में क्यों जाना जाता है? कैसी भाषा है ये हमारी? कह सकते हैं यह है हमारी एक राजभाषा। राजभाषा कैसी भाषा है? हिंदी हिंदी हमारी कैसी भाषा है? एक राजभाषा है। इसको कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ना ही ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है यानी राष्ट्रीय भाषा है, और ना ही ये हमारी स्टेट लैंग्वेज है यानी कि राज्य की कोई भाषा है। यह पूरे भारत के लिए है। इसके पूरे भारत के लिए। अब आपके मन में उठ रहा होगा एक क्वेश्चन कि राजभाषा क्या होता है? राजभाषा क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, राजभाषा का अर्थ होता है हमारा क्या चीज? राजभाषा क्या होता है? जैसे कि आपके मन में उठा होगा राजभाषा क्या होता है। राजभाषा का मतलब क्या है? राजभाषा का मतलब है हमारा सरकार का, जैसे कि भारत में सरकार लागू होती है, जैसे कि स्टेट में या फिर केंद्र में जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, उन्हीं कामकाजों को करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हमारी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारे दिमाग में एक और प्रश्न उठा होगा कि जो ये राजभाषा है, भारत में कब से, मतलब भारत में कब से जाना गया? इस राजभाषा को भारत में कब से लागू किया गया, या राजभाषा भारत में कब से अस्तित्व में आई? तो देखेंगे जो राजभाषा है, यहाँ पर देखेंगे हम राजभाषा भारत में, जो कि राजभाषा को भारत में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था? इसका स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 में। क्या किया गया था? राजभाषा को स्वीकार किया गया था। स्वीकार करने के बाद इससे एक और प्रश्न बनता है, स्वीकार करने के बाद यह भारत में लागू कब से हुई? स्वीकार करने के बाद भारत में लागू कब से हुई? यहाँ पे देखेंगे हम लागू की डेट, लागू कब से किया गया इसको, लागू कब हुई, लागू कब से हुई? तो लागू है डेट हमारी 26 जनवरी 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? यह राजभाषा के रूप में पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। पूरे भारत में क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी 26 जनवरी 1950। ज्यादातर यही डेट पूछी जाती है, यह कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ये तीनों के तीनों प्रश्न क्या है? पेपर में देखे जाते हैं। तो हमारा एक और प्रश्न बनता है, यहाँ से देखेंगे अब पूरे विश्व स्तर पर बात करेंगे। क्या पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ से देखेंगे हम विश्व में लगभग, यानी कोई आंकड़ा निश्चित नहीं है, अनुमानित आंकड़ा है, लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3200 के आसपास की भाषाएं। पूरे विश्व में क्या होता है? 3200 भाषाएं, 3200 भाषा का
प्रयोग किया जाता है। विश्व में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? 3200 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे यह 3200 जो भाषा है, 3200 जो भाषा है, कितनी 3200 भाषा को कितने भाषा परिवार में बांटा गया है? 3200 जो भाषा है इनको, ये 3200 जो भाषा है कितने भाषा परिवार के अंदर आती हैं? 3200 भाषाएं हमारी 13 भाषा परिवार की अंदर आती हैं। कितने परिवार के अंदर आती हैं? 13 भाषा परिवार के अंदर आती हैं। 13 भाषा परिवार के क्या होती है? अंदर आती हैं। 13 भाषा परिवार के अंदर क्या होती है? ये भाषा 3200 भाषाएं आती हैं। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अब हम बात करते हैं, हमने ये बात की किस पे? विश्व स्तर पर, यानी पूरे विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है, और वह भाषा की 3200 भाषाएं 13 भाषा परिवार का हिस्सा है। किस परिवार का हिस्सा है? 13 भाषा परिवार का हिस्सा है। तो हमारा टॉपिक है जो भारत में है, जो भारत में है, भारत में कितने भाषा परिवार है? इन 13 में से, इन 13 परिवारों में से भारत में कितने परिवार हैं जो कि भारत के अंदर आते हैं? तो बात करेंगे हम अगली स्लाइड पर। कहां पर? यहाँ पे बात करेंगे हम जो 13 भाषा परिवार हैं भारत के अंतर्गत, उनमें से कितने परिवार आते हैं? तो यहां देखेंगे भारत के अंदर, भारत में कह सकते हैं, भारत में 4 भाषा परिवार आते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार आते हैं? 13 में से 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। अब जानेंगे वह 4 कौन कौन से हैं। क्या जानेंगे? अब वह 4 हमारे जो है कौन कौन से हैं, जानेंगे वह 4 हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला परिवार है हमारा, यहाँ पे देंगे इसको क्या? का। सबसे पहले परिवार को क्या देंगे? नाम देंगे का परिवार। क्या ये का है? का में कौन सा परिवार आता है हमारा? का में आता है हमारा भारोपीय परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद आता है हमारा अगला, का के बाद आता है खा। का के बाद आता है हमारा खा, होता है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा आता है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा परिवार आता है? द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद आता है अगला, तीसरा गा। इसके बाद अगला आता है हमारा गा। गा जो होता है हमारा, गा होता है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा होता है? ऑस्ट्रिक। कौन सा होगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा होगा ये हमारा? गा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला आता है चौथा। कितने परिवार बताए थे मैंने आपको? 4 परिवार बताए थे। कितने? 4। तो हमारा चौथा आएगा हमारा कौन सा? घा। हमारा चौथा है चीनी और तिब्बतीय भाषा परिवार। चीनी और तिब्बती भाषा परिवार। चारों के चारों आपको पता चला होगा। पहला है हमारा भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा है हमारा चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। चीनी और तिब्बतीय भाषा परिवार। तो जानेंगे जो ये भारोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, जैसे कि मैं आपको इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाला एक पर्वत है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटता है। भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटता है। तो उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तर का, भारत का जो उत्तर का हिस्सा है, उसको जाना जाता है भारोपीय भाषा परिवार से। किससे जाना जाता है? भारोपीय भाषा परिवार से। और वही पर्वत के दक्षिण का जो हिस्सा है, पर्वत
जो भारत को दो भागों में बांटता है, और दक्षिणतम हिस्से को, पर्वत के नीचे का हिस्सा कौन सा कहलाता है? द्रविड़ भाषा परिवार, यानी दक्षिण का हिस्सा कौन सा कहलाता है? द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसको देखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को कह सकते हैं हम पूर्व और दक्षिण का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चीनी तिब्बती, जो चीनी और तिब्बत के आसपास का एरिया होता है, वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा भारूपीय भाषा परिवार। कौन सा? भारूपीय भाषा परिवार। भारूपीय भाषा परिवार को जानेंगे परसेंट के हिसाब से, देखेंगे इसमें कितने परसेंट लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं भारूपीय परिवार का। तो देखेंगे 73% जो लोग हैं, 73% लोग किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं हमारे 25% लोग। कितने? 25% लोग जो आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं हमारे 1.3%, यानी कि 1.3%। 1.3% किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और चीनी तिब्बती, यानी चीनी तिब्बत के आसपास का जो एरिया है, वहां पर कितने परसेंट लोग इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार का? तो वह है 0.7%। कितने परसेंट लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं? 0.7% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे हम इसमें क्या जानेंगे, अब हमारा है अगला टॉपिक, इसमें हमारा क्या है? जो भारूपीय भाषा परिवार है, जो भारूपीय भाषा परिवार है उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, देखेंगे। इसके अंदर आती है सबसे पहले हमारी भारूपीय भाषा परिवार के अंदर आती है सबसे पहले हमारी हिंदी। कौन सी आती है? हिंदी किसके अंदर आती है? भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ज्यादातर अधिकतर एग्जामों में देखा गया है, वह आपसे एक प्रश्न पूछता है, आपसे क्या एक प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न ऐसे पूछता है, जो हिंदी है, जो हिंदी है किस भाषा परिवार का हिस्सा है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है, वह आपको ये चारों के चारों ऑप्शन देगा, तो इनमें से पूछेगा वो किस परिवार का हिस्सा है, तो आपको पता लगा होगा कि वह भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस परिवार का हिस्सा है? भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, हिंदी होगी। हिंदी के बाद है हमारी अगली राजस्थानी। राजस्थानी, राजस्थानी के बाद है हमारी कौन सी? गुजराती। गुजराती के बाद है हमारी चौथी पहाड़ी। पहाड़ी किस भाषा का हिस्सा है? भारूपीय परिवार का हिस्सा है, भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा। और अगली आती है हमारी पांचवी, आती है हमारी कौन सी? बिहारी। कौन सी है? बिहारी। बिहारी जो भाषा है वो किस परिवार का हिस्सा है? वो भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आगे देखेंगे इसमें हम देखेंगे किस भाषा परिवार का हिस्सा है भारूपीय भाषा परिवार के। ये कितने हिस्से हैं? 5। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और बिहारी। मुख्य रूप से, इससे मुख्य रूप से आगे देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें आती है हमारी कौन सी? मलयालम। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसमें, देखेंगे इसको ठीक करेंगे फिर से, इसमें ठीक करेंगे। हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार कितने परसेंट प्रयोग करते हैं इसका? 25% लोग इस द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। और कहां पर करते हैं? भारत के दक्षिणतम राज्य में, भारत के जो राज्य हैं दक्षिण में, उनमें द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मलयालम। मलयालम, मलयालम के बाद आती है हमारी कन्नड़। कन्नड़, और कन्नड़ के बाद आती है हमारी तेलुगु। कन्नड़ के बाद आती है हमारी तेलुगु, और तेलुगु के बाद आती है हमारी तमिल। तमिल। ये 4 मुख्यतः भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जो कि मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भारत के दक्षिणतम राज्य में बोली जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे अगली भाषा परिवार है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत जो आती हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है जैसे दक्षिण एशिया में जो भाषा बोली जाती है, ये दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया। क्या? पूर्वी
एशिया, पूर्वी एशिया में जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी भाषा होती है हमारी? ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चीनी तिब्बत, जैसे मैंने आपको बताया था, चीनी और तिब्बत के आसपास का इलाका जैसे कह सकते हैं, चीन और तिब्बत जो भारत के आसपास है, चीन और तिब्बत का एरिया, वहां पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? चीनी तिब्बती कह सकते हैं। आसपास, आसपास का, आसपास का क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है हमारी? चीनी और तिब्बती भाषा बोली जाती है। चीनी और तिब्बती भाषा क्या होती है? बोली जाती है। अब जानेंगे हमने क्या बताया था आपको, आगे देखेंगे। इसको हटाएंगे यहां से। अब हम आगे देखेंगे इसी में देखेंगे जो हमारी हिंदी है, क्या है? जो हमारी एक हिंदी है, हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? हमारा क्वेश्चन बनता है यह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? क्या है? जो हिंदी है हमारी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ये प्रश्न बार बार देखा जाता है, यानी देखने को मिलता है कई एग्जामों में। तो देखेंगे हिंदी जो है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था पीछे, हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब वह आपसे पूछे, हिंदी को छोड़कर वह अगला प्रश्न आपसे पूछे, जो कि आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। हिंदी को हटाकर हम पूछते हैं आपसे, जो हमारी कन्नड़ भाषा है, कौन सी है? कन्नड़ किस भाषा परिवार का हिस्सा है? कन्नड़ जो है हमारी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो आप बता सकते हैं इसको कमेंट के माध्यम से। तो हमारी कन्नड़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी कन्नड़ जो है, जो कन्नड़ है, हमने किस भाषा परिवार का हिस्सा बताया था? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा बताया था। एग्जामिनर आपसे इसी तरीके के प्रश्न क्या करता है? बार बार पूछता है। किसका है? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। द्रविड़ भाषा परिवार का क्या है? हिस्सा है। द्रविड़ भाषा परिवार का क्या है? एक हिस्सा है। तो अब जानेंगे हम आगे क्या, आगे जानेंगे, इसमें देखेंगे हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हमारा मेन टॉपिक क्या था? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो देखेंगे सबसे पहले हमारी भाषा आती है कौन सी? संस्कृत। सबसे पहले देखेंगे कौन सी भाषा आती है हमारी? सबसे पहले जो भाषा आती है हमारी, कौन सी आती है? संस्कृत। कौन सी भाषा आती है? सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत। संस्कृत के बाद क्रम चलता है हमारा आगे को, संस्कृत के बाद आती है वैदिक। वैदिक कौन सी आती है? वैदिक। वैदिक के आगे देखेंगे, वैदिक के आगे आती है हमारी लौकिक। लौकिक, और लौकिक के आगे आती है हमारी संस्कृत, वैदिक, लौकिक, संस्कृत, वैदिक और लौकिक। इसके आगे आती है हमारी कौन सी? पाली। कौन सी भाषा आती है? पाली। पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो आती है हमारी, ज्यादातर एग्जामों में यह क्रम आपको देखने को मिलता है, यानी पूछा जाता है, देखने को तो नहीं मिलता है, पूछा जाता है इस क्रम में से। वैदिक के बाद कौन सी भाषा आती है? वैदिक के बाद लौकिक आती है। पाली से पहले कौन सी भाषा का प्रचलित था भारत में? तो लौकिक भाषा का प्रचलित था। उसी प्रकार वह पूछेगा आपसे प्राकृतिक के बाद कौन सी भाषा आती है हमारी? अपभ्रंश आती है। कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आती है हमारी? अवहट। अवहट, कौन सी भाषा आती है? अवहट। अवहट, और जो अवहट के बाद जो आती है लास्ट, जो वर्तमान में प्रयोग में है, वह आती है हमारी हिंदी।
कौन सी भाषा आती है? हिंदी। कौन सी भाषा आती है? हिंदी। तो वह आपसे पूछ सकता है हिंदी से जो पहले अस्तित्व में भाषा आई थी वो कौन सी भाषा थी? अवहट्ट भाषा। कौन सी भाषा थी? अवहट्ट भाषा थी। वर्तमान में किस भाषा का प्रयोग करते हैं हम? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था? संस्कृत से। संस्कृत के बाद वैदिक आती है, उसके बाद लौकिक आती है, लौकिक के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आती है हमारी हिंदी। तो जैसे इसमें एक और पॉइंट बनता है हमारा, जो संस्कृत है यह कैसी भाषा है? संस्कृत किसकी भाषा है? संस्कृत किसकी भाषा है? संस्कृत किसकी भाषा कह सकते हैं? संस्कृत को सबसे पहले भारत में माना जाता है, वेदों पुराणों के अनुसार माना जाता है संस्कृत देवों की भाषा है। किसकी भाषा माना जाता है? वेदों और पुराणों के हिसाब से संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता है। मुख्यतः कह सकते हैं संस्कृत जो है हमारी, संस्कृत किसकी भाषा कह सकते हैं? आर्यों की भाषा भी कहते हैं। किसकी? आर्यों की भाषा। किसकी भाषा है संस्कृत? आर्यों की भाषा है। किसकी भाषा है? आर्यों की भाषा है। आगे देखेंगे हम संस्कृत किसकी भाषा है? आर्यों की भाषा। अब देखेंगे भारतीय आर्य भाषा कौन सी? संस्कृत से देखा हमने, संस्कृत जो है संस्कृत जो है आर्यों की भाषा। कैसी भाषा? संस्कृत आर्यों की भाषा। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा हमारा भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय क्या चीज? आर्य भाषा। अब भारतीय आर्य भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय जो आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। 1, 2, उसके बाद आता है हमारा 3। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी आएगी सबसे पहले? यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आएगी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आती है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आती है हमारी मध्यकालीन, कौन सी आती है हमारी? सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरी आती है हमारी आधुनिक। कौन सी आती है? आधुनिक। तीसरी होती है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कौन कौन सी भाषाएं हैं? सबसे पहले आती है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इनको अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आती है हमारी, नहीं सॉरी, सबसे पहले आती है हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा आती है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आती है हमारी दूसरे नंबर पर आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आती है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो अब इसमें जानेंगे हम इसका समय काल। क्या जानेंगे इसमें? समय काल। यह कब से कब तक रही थी इसमें देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 2000 बीसी से क्या आएगा? 500 बीसी तक चली थी। कब तक चली थी? 2000 बीसी से 500 बीसी तक चली थी। कब तक चली थी? 2000 बीसी से 500 बीसी तक। बीसी को मतलब कह सकते हैं, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है घटते हुए क्रम में चलती है। कैसे क्रम में चलती है? घटते हुए क्रम में चलती है। 2000 बीसी से 500 बीसी तक। अब आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा कौन सी? आगे है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अर्थ है, इसका समय काल है हमारा 500 बीसी से लेकर फर्स्ट एडी तक। कितना? फर्स्ट एडी तक। कितना? फर्स्ट
एडी तक, फर्स्ट एडी तक कह सकते हैं इसको 500 बीसीसी। या फर्स्ट एडी तक नहीं होता है, यह होता है हमारा 1000 ईस्वी तक। ईस्वी का मतलब होता है एडी। ईस्वी का मतलब क्या होता है हमारा, यानी 500 बीसी से 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। बीसी का मतलब होता है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ हमारे, जैसे अंग्रेजों में गॉड को मानते हैं, किसको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। किसको मानते हैं, ईसा मसीह, सीधी सीधी कहेंगे ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह के जो 500 वर्ष पहले का काल था उसको हम कैसे जानते थे, बीसी में जानते थे। किस में जानते थे, उस समय को हम जानते थे बीसी में। और उनके बाद का जो समय स्टार्ट हुआ था वह हुआ था हमारा एडी में, यानी ईस्वी में। उनसे पहले का समय कहलाता था क्या, बीसी, यानी ईसा पूर्व। अब आगे देखेंगे, हमारा तीसरा काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है हमारी कौन सी, 1000 एडी से, यानी ईस्वी से लेकर कब तक है, अब तक। अब तक का जो काल है किसके अंतर्गत आता है, अब तक का, अब तक। यह जो भाषा है किसके अंतर्गत आती हैं, जो अब यूज में हम करते हैं उस, वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आगे देखेंगे हम, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, सबसे पहला टॉपिक हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे हमारा टॉपिक है प्राचीन, कौन सा है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सॉरी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है उसका समय काल कितना था, इसमें यहाँ पे हम समय काल भी लिखेंगे। उसका समय काल कितना था, 2000 बीसी से 500 बीसी तक, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता था। इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब जानेंगे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, इसको मुख्यतः बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को बांटा है, सबसे पहले बांटा गया है इसको वैदिक, वैदिक, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और उसके बाद बांटा गया था हमारा लौकिक संस्कृत। किन 2 भाषाओं में बांटा गया था इस प्राचीन भारतीय, जो पुराने समय में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले किया गया था वैदिक, और उसके बाद जो प्रयोग किया गया था लौकिक। किसका, लौकिक, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, किसका प्रयोग किया गया था, लौकिक संस्कृत। तो इसमें जानेंगे जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, इनका समय काल कितना था, इनका जो समय काल था वह कितना था, इनका समय काल कितना था। इस वैदिक संस्कृत का समय काल था हमारा 2000 बीसी से लेकर 2000 बीसी से लेकर समय काल था 800 बीसी तक, 800 बीसी तक। वैदिक संस्कृत का जो समय काल था, वैदिक संस्कृत का समय काल कितना था, 2000 बीसी से लेकर, यानी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। और देखेंगे लौकिक संस्कृत का समय काल, अब देखेंगे किसका, लौकिक संस्कृत का समय काल है हमारा 800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, 500 बीसी तक। कितना रहा था लौकिक संस्कृत का समय काल, रहा था 800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। कितना रहा था, 800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कुछ विद्वान हुए थे, कुछ क्या हुआ था, विद्वान हुए थे। जैसे उनका नाम है उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, क्या था, उदय नारायण, नारायण और क्या था, धीरेन्द्र, धीरेन्द्र वर्मा।
क्या था, उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा ने जो संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में, आगे देखेंगे, उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा ने इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, यानी कि संस्कृत में कह सकते हैं, वर्मा ने संस्कृत में कितने स्वर बताए थे, कितने स्वर माने थे, कह सकते हैं, बताए थे या फिर माने थे। इन्होंने कितने स्वर माने थे संस्कृत में, इन्होंने स्वरों की संख्या मानी थी कितनी, 13। कितनी मानी थी इन्होंने स्वरों को, 13 स्वर माने थे। कितने स्वर माने थे इन्होंने, 13 स्वर माने थे। उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा ने संस्कृत में, उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा ने यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितने स्वर माने थे, 13 स्वर माने थे। कितने स्वर माने थे, 13 स्वर माने थे। आगे देखेंगे हम अपना कौन सा आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल है 500 BC से लेकर 1000 AD तक। क्या है अगला, देखेंगे हम, अगला है हमारा मध्यकालीन क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं इसको, या फिर मध्यकालीन आर्य भाषा कह सकते हैं। क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय भाषा, क्या कहेंगे इसको, मध्यकालीन भारतीय भाषा कहेंगे। मध्यकालीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन जो भारत के मध्यकाल में भाषा का प्रयोग किया गया था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग किया गया था। किस भाषा का, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग किया गया था। आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका समय काल कब से कब तक था, इसका समय काल था 800, क्या था इसका समय काल, इसका समय काल था 500, कितना था, 500 BC से लेकर 1000 AD तक, यानी 1000 ईस्वी तक, 500 BC से लेकर 1000 AD तक इसका क्या था, यह समय काल था। तो इसको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। अब जानेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 BC से लेकर 1000 AD तक क्या था, इसका समय काल था। अब देखेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया था, इसको कितने भागों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले आती है हमारी, कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत, नहीं सॉरी, सबसे पहले आती है हमारी पाली। कौन सी भाषा आती है, पाली। सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी, पाली भाषा आती है। उसके बाद आती है हमारी प्राकृत, उसके बाद आती है पाली प्राकृत अपभ्रंश। कौन सी आती है, अपभ्रंश। अब जानेंगे जो कि पाली भाषा और प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा का समय काल क्या था, पाली भाषा का जो समय काल था, हमारा 500 BC से लेकर क्या था, फर्स्ट एडी तक, यानी कि एडी की शुरुआत कहां से हुई थी, हमारी पाली भाषा से, यानी ईसा पूर्व की जो शुरुआत थी, ईस्वी की जो शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी, हमारी पाली भाषा से ही उसका शुरुआत हुआ था। और उसके बाद आती है हमारी प्राकृतिक भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा का जो समय काल है, फर्स्ट एडी से लेकर 500 क्या होगा, एडी, 500 एडी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट एडी से लेकर क्या होगा, 500 एडी तक का समय कौन सा है, ये हमारा प्राकृतिक भाषा का समय। प्राकृतिक भाषा का समय कितना रहा था, फर्स्ट एडी से लेकर, यानी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा प्रचलित में थी, प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी। अब आता है हमारा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का समय काल देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का समय काल है हमारा 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक,
जो यह समय काल था किसके अंतर्गत आता था? 500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक का जो समय काल था वो किसके अंतर्गत आता था? हमारा अपभ्रंश के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? अपभ्रंश के अंतर्गत आता था। इसको कह सकते हैं हम, ये प्रथम प्राकृतिक भाषा है या द्वितीय प्राकृतिक भाषा है और या तृतीय प्राकृतिक भाषा। क्या कह सकते हैं इसको? प्रथम प्राकृतिक भाषा है। पाली को प्रथम प्राकृतिक भाषा कह सकते हैं और प्राकृत को द्वितीय प्राथमिक भाषा कह सकते हैं और अपभ्रंश को कह सकते हैं तृतीय प्राकृतिक भाषा। क्या अच्छी भाषा कह सकते हैं? तृतीय प्राकृतिक भाषा। तो इसमें देखेंगे हम आगे, अब इसमें आगे है हमारा कौन सा? मध्यकालीन आधुनिक भारत। इसमें है अगला हमारा टॉपिक है, इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है? इसमें है हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सा है? अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय काल था हमारा, इसका समय काल था, क्या था इसका समय काल था हमारा? 1000 AD से लेकर अब तक का जो समय काल है वो किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। कौन सा समय? आधुनिक भाषा, यानी कि कह सकते हैं 1000 AD से लेकर अब तक का जो समय काल है किस भाषा के अंतर्गत आता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को, यानी कह सकते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी मुख्यतः पहले तो इसको क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। आधुनिक भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? आधुनिक भाषा को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाषाओं में बांटा गया। इसमें देखेंगे सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी? अभट्ट। कौन सा आएगा? अभट्ट। अभट्ट के बाद आएगा मध्यकालीन हिंदी। अभट्ट के बाद आएगा मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद आएगी हमारी आधुनिक हिंदी। अभट्ट सबसे पहले आएगा हमारा कौन सा? अभट्ट। उसके बाद आता है दूसरा, मध्यकालीन हिंदी। कौन सा है? मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद आती है हमारी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी कौन सी हिंदी है? हमारी आधुनिक हिंदी। इन 3 भागों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। समझ में आया दोस्तों आपके? यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे। मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी को थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही करेंगे। कालीन ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे। मध्यकालीन, थोड़ा मुझे यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। तो हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे, ऐसे नहीं है, पहले ही ठीक था। यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कालीन ऐसे ही ठीक है। मध्यकालीन हिंदी कितने भागों में बांटा गया? इनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले अभट्ट को हम बोल सकते हैं प्राचीन, पुराने समय में बोली जाने वाली हिंदी। क्या बोल सकते हैं इसको हम? प्राचीन समय में बोली जाने वाली हिंदी। फिर आती है हमारी आधुनिक हिंदी, वो मध्यकालीन हिंदी सॉरी, उसके बाद आते हैं हमारी आधुनिक हिंदी। अब जानेंगे इनका जो समय काल है। इसको जानेंगे हम। यानी कि अभट्ट का जो समय काल है कब से कब तक है? अभट्ट का जो समय काल है 1000 AD से लेकर, यानी कि कहां से स्टार्ट है? 1000 AD से लेकर 1400 AD तक का जो समय काल था वो कौन सा काल था? हमारा मध्य अभट्ट का काल था, यानी कि प्राचीन हिंदी का काल था। अभट्ट को हम कह सकते हैं प्राचीन हिंदी कह सकते हैं। और फिर आगे देखेंगे हमारा कौन सा? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल है 1400 से लेकर, यानी कह सकते हैं 1400 से लेकर 1850। मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल है हमारा 1400 AD से लेकर 1850 तक का जो समय काल था वो कौन सा काल था? मध्यकालीन हिंदी का काल था। मध्यकालीन हिंदी का काल था। इसलिए क्या हुआ है? मिटा गया है थोड़ा, इसको ठीक करेंगे। मध्य जो 1400 AD से लेकर 1850 AD तक, कौन सा है? 1850 AD
यहाँ पर हम एडी लगाना भूल गए, क्या एडी, सॉरी उसके लिए। 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का जो काल था हमारा, कौन सा था? मध्यकालीन हिंदी का काल था। अब आती है हमारी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का जो समय काल था, मैं आपको बता दूं, 1850 से लेकर अब तक का जो समय काल है, किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है हमारा? 1850 ईडी से लेकर, यानी 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय काल है, अब तक का जो समय काल है आधुनिक हिंदी, जो अब तक की हिंदी को हम अब तक जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय काल है हमारा, कहाँ से है? आधुनिक हिंदी से। कौन सा समय हमारा? आधुनिक हिंदी का समय। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैंने आपको हिंदी का विकास कैसे हुआ, इस क्रम में क्या हुआ था, हिंदी का विकास हुआ था, कहाँ पे आगे खत्म हुआ था? 1850 से लेकर अब तक का समय जो था आधुनिक हिंदी का समय था, जो कि मैंने आपको एक सन के हिसाब से, यानी कि वर्षों के हिसाब से मैंने क्या कराया है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से, यह क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जो कि हिंदी साहित्य में से वो आपसे क्या पूछ सकता है? भाषा पूछ सकता है, या फिर कौन सी भाषा की उत्पत्ति कितने वर्षों तक रही, यानी कौन सी भाषा का जो समय काल था कितना से कितने तक था, वो आपसे यह भी पूछ सकता है। उसके लिए यह क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसको देखें और बताएं आपको यह क्लास कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद।